मैं एसपी शर्मा तक्षशिला आईएएस क्लासेस की ओर से उत्तर प्रदेश पीसीएस 2018 में चयनित सभी छात्रों के लिए बधाई देना चाहता हूं। भावी भविष्य में आप गौरवमयी जीवन जीने के साथ साथ राज्य, राष्ट्र और समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिकाओं का निर्वहन करें, ऐसी मैं उम्मीद और कामना करता हूं और आगे आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। साथ साथ मैं अपने उन छात्रों से भी कहना चाहता हूं जो अंतिम पायदान अर्थात इंटरव्यू के बाद चयनित नहीं हो पाए हैं, उन्हें निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों, आप एक फाइटर हैं। फाइटर कभी थकता नहीं है, रुकता नहीं है, बल्कि एक जंग हारने के बाद वह पुनः दोगुनी शक्ति से उठता है, आगे लड़ता है और सफलता प्राप्त करता है। छात्रों, आप कुंठा अवसाद में बिल्कुल ना आएं। आपका ये कार्य नहीं है कि आप अवसाद से ग्रसित हों, बल्कि आप लड़ें। मैं कामना ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आप फिर चयनित होंगे। किसी को चयन का रास्ता कम समय में प्राप्त हो जाता है, अंतिम मंजिल तक पहुंच जाते हैं, किसी को थोड़ा समय लगता है। छात्रों, आप लोग ये मान के चलिएगा आपका चयन होना ही होना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ ऐसे संस्थानों की जो कि चयन के उपरांत पोस्टर बार शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी कीमत पर संस्थान कहीं से भी छात्रों को लाते हैं और अपने नए बैच को प्रारंभ करने के लिए, टर्नओवर बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के साम दाम दंड भेद के हथकंडे अपनाते हैं, जिससे कि उनका अगला टर्नओवर पिछले से और बेहतर हो। छात्रों, यहां इसके लिए वो विभिन्न तरीके अपनाते हैं जिनकी मैं बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूं, और वो प्रदर्शन करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से कि ये छात्र हमारे हैं, अंतिम रूप से हमने इनको चयनित कराया है। छात्रों, कभी ऐसे संस्थान, ऐसे डायरेक्टर्स ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये छात्र किस बैच के हैं, किस बैच में इन्होंने भागीदारी की है, कब इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया है, कब ये मुख्य परीक्षा में कक्षा में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है इस बात का। उनका अंतिम लक्ष्य है कि कहीं से भी कई सारे नाम लाओ और आगे आने वाले स्टूडेंटों को भ्रमित करो, एक ऑरा तैयार करो। छात्रों, मैं ऑरा पर बोलूंगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो छात्र आपके संस्थान के हैं, जिन छात्रों ने आपको फीस दी है, उनके प्रति भी आपकी जवाबदेहिता बनती है। वो भली भांति जानते हैं कि कौन संस्थान का छात्र है या नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं ऐसे संस्थानों से कि कृपया उन छात्रों के बारे में भी सोचिए। आपका उद्देश्य मात्र एक बार फीस लेना नहीं है कि जिसके बाद आप उन्हें भूल जाएं। भावनात्मक रूप से आपके लिए या आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनका मनोबल बढ़ाएं। उनका मनोबल तभी और बढ़ेगा, या आने वाले छात्रों का मनोबल तभी और बढ़ेगा, जब वास्तविक रूप में उनके बीच से
अंतिम सफल चयनित छात्र होगा। वो कहेंगे कि ये देखिए मेरे पड़ोस में बैठता था, मेरे साथ घूमता था, जब ये हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। छात्रों, आयातित लोगों से कभी प्रेरित नहीं होते हैं छात्र, बल्कि वो कुंठित होते हैं कि देखिए फीस मैंने दी, संस्थान को मेरे साथ मेहनत करना चाहिए, लेकिन संस्थान अपना पुनर्मूल्यांकन ये नहीं कर रहा है कि उसके यहाँ से छात्र चयनित नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो सेलिब्रेशन कर रहा है, क्योंकि अंततः उसके लिए तो पुरस्कार चाहिए, चाहे आप लाओ, चाहे खरीद कर लाएं, चाहे भाई भतीजेबाद से लाएं, चाहे विभिन्न प्रकार के दबावों के साथ लाएं। सोचिएगा एक बार इसके लिए। संस्थान अब इस पोस्टर वार के बाद आगे बढ़ते हैं। अभी इनका मन नहीं भरा है, क्योंकि इनका उद्देश्य नए टर्नओवर के लिए पूरा करना है। अब ये आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़कर ये बताना शुरू करते हैं, अपना महिमा मंडन गाना शुरू करते हैं, अपना ऑरा क्रिएट करते हैं, ऐसा छात्रों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि जैसे ये दैवत्व के गुण रखते हैं। इन्हें ईश्वर ने अभी तुरंत ही पैदा किया है, ये तुरंत बने हैं लोगों के लिए आईएएस और पीसीएस बनाने के लिए। छात्रों, ऐसा महिमा मंडन गाया जाता है, हम देखो, मैं देखो, मेरा परिवार देखो। अरे, जिनकी एक लेखपाल के एंट्रेंस के निकालने की क्षमता नहीं होती है, वो कहते हैं कि हम आईएएस बनाते हैं। जिन लोगों ने कभी किसी संस्थान में नहीं पढ़ाया होता है, वो कहते हैं भारतवर्ष के बड़े संस्थान तो हमारे लिए बिल्कुल हमारे सामने झुके पड़े हैं, पलके बिछाए बढ़ रहे हैं, आइए श्रीमान आपकी सीट खाली है। हम तब भी नहीं जाते हैं। डरना चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, ये दुनिया बहुत छोटी है। आपके बारे में जब छात्रों को धीरे धीरे पता लगता है, तब स्थितियां बड़ी गंभीर होती हैं। संस्थान पोस्टर लगाते हैं। जब आप गार्जियंस के साथ पहुंचते हैं, तो आपकी साइकोलॉजी के अनुसार उनके पास पूरा कंटेंट होता है। महिमा मंडन से लेकर आपके सामने प्रस्तुतिकरण, देखिए हमने इनका चयन कराया, इनका चयन कराया है। अरे चयन कराया है तो ये बताइए ना कि आपके किस बैच में कौन छात्र बैठता था, ये बताइए। ना अभिभावक पूछता है, ना छात्र पूछता है, बल्कि वो ऐसी आपके लिए तैयार की गई, आपको ट्रैप करने के लिए तैयार की गई चीज़ों को देखता है और वो भूल जाता है ये सब आपके ट्रैपिंग के लिए तैयार किया गया है। कुछ भौतिक वस्तुएं। गरीब छात्र आता है, घर से उम्मीद लेकर आता है, बेचारा सामान्य परिवार का होता है या कोई सामान्य के नहीं भी होते हैं, लेकिन छोटे छोटे सेंटर्स पर ज़्यादातर सामान्य परिवार के बच्चे होते हैं। इन भौतिकतावादी संसाधनों को दिखाकर आपको आकर्षित किया जाता है। छात्रों, एक संस्थान में कितना भौतिक संसाधन लगता है? 1 लाख रुपए की 3 एसी अगर नई लगवाओ तो 35, 40, 50 हज़ार रुपए का प्रोजेक्टर, 1 लाख रुपए का फर्नीचर, 1 लाख रुपए के ऑफिस की सारी सुविधाएं और 1 लाख का ऑफिस का सारा डेकोरेशन। अर्थात एक अच्छा खासा दिखने वाला संस्थान
5-7 लाख रुपए में भव्य दिखता है छोटे सेंटर, छोटे शहरों के सेंटर, जिन पर लोग कहते हैं, दिखाते हैं। समझिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप गर्मी में ही बैठ के पढ़ें। जब आप पहुंचते हैं तो आपको वर्कशॉप के नाम पर पूर्व प्रायोजित व्यवस्थाओं से फंसाया जाता है। 1-2 लोगों को अपने प्रभाव के कारण स्टूडेंटों को लाया जाता है और वो बेचारे मजबूरी में, उनका दिल नहीं करता है, मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मजबूरी में कहते रहते हैं, अरे सर 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 महान। 2-4 लोग महान बताते हैं और सर जब अपना खड़े होते हैं तो अपने तमाम तरह के महिमा मंडन के साथ, जिस पर मैं कह ही चुका हूँ कि हम तो भाई मतलब हम दैवीय हैं, ये क्या छोटी छोटी बातें हैं, हमारी पूरी आप शरण में आइए। और आप शरण में आते ही आप देखिएगा आईएएस तो हम बिल्कुल ऐसे बांटते हैं। छात्रों, आपके लिए संस्थान कोई एक गाइड हो सकता है, आपके मिलने वाला गाइड हो सकता है, परिवार हो सकता है, अंतिम रूप से चयन आपको लेना है। तो कृपया करके ऐसे ऑरा दिखाने वाले लोगों से सतर्क रहिए, बल्कि वास्तविक रूप से मूल्यांकन कीजिए, क्या आपके हित में है, क्या नहीं है। सोचिएगा, वास्तविकता की खोज कीजिएगा। संस्थान लाख कहता रहे कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, मेरे सर ने ये करा, मेरे यहाँ वो आते हैं, ऐसा आते हैं। अरे वो तो अपने यहाँ का सब कुछ अच्छा बताएंगे। आप हमेशा पूर्व छात्रों से पूछिए, वही आपके लिए यथार्थ स्थिति बता सकते हैं। यहाँ पर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ उन चयनित छात्रों के लिए। छात्रों, आज आप बहुत कठिन तपस्या के साथ अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। आपसे भले आपसे ज़्यादा इस तप की भट्टी के बारे में कोई नहीं जानता है। आप तपे हैं, उसमें आप जले हैं, आपने कई रात जगे हैं, आप रोए हैं, आपने समाज का सामना किया है, आपने समस्याओं का सामना किया है, तब आप अंतिम रूप से चयनित होते हैं। जब आप चयनित होते हैं तो आप कृपया दूसरे लोगों के हाथों का खिलौना ना बने। क्षणिक प्रसिद्धि, क्षणिक सोशल मीडिया में आने के लिए या अन्य प्रकार के भाई भतीजावाद के दबाव के कारण आप ऐसे संस्थानों के बारे में बिल्कुल भी उनका महिमा मंडन ना करें जिन संस्थानों में आपने एक क्लास नहीं किया है, जिन संस्थानों के बारे में आपको ये नहीं पता है कि वहाँ पढ़ाता कौन है, कैसा पढ़ाया जाता है। छात्रों, आप चयनित हो चुके हैं। आपका इंटरव्यू श्वेत पत्र की भांति कार्य करता है। आपसे नवोदित छात्र प्रेरित होता है और वो आपके चंद इंटरव्यू या फोटो छापने की अनुमति के कारण ऐसे संस्थानों द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है कि जहां वो कुछ ही समय बाद वास्तविकता को जांच कर, परख कर घुटन महसूस करता है। अर्थात आपसे निवेदन है कि आप अपने भावी जीवन के लिए बहुत अच्छे से जिएं और ये देखें कि आपका एक इंटरव्यू, आपका एक गलत जगह का नाम लेना ऐसे हजारों परिवार, गरीब, पिछड़े, ऐसे हजारों परिवारों का भविष्य अंधकार में कर सकता है। क्योंकि संस्थान के लिए मात्र एक टर्नओवर हो सकता है, बल्कि एक पिता की उम्मीदें, बच्चे के सपने, उसका कैरियर दांव पे लगा होता है। उसकी ऊर्जा गलत दिशा में प्रवेश कर जाती है, गलत दिशा में चली जाती है। और छात्रों, कमज़ोर आर्थिक स्थिति के छात्रों की ऐसी पोजीशन नहीं होती है
कि वो पहले रीजनल सेंटर पर पैसा दें, फिर वो दिल्ली दें, और फिर बाद में अगर किसी कारण वो चयन करते रहें, संस्थानों का बदलते रहें और अंतिम रूप से सफल या असफल हों, और उसके बाद में उनके परिवार में वो लौटकर कैसे जाएं, क्या जवाब दें जाकर। ऐसे छात्र बेचारे प्रारंभ में आते हैं, गार्जियंस भी प्रेम भाव आते हैं और अपने बच्चों के लिए अधिक से अधिक अच्छे भविष्य को पाने के लिए ऐसे आडंबर वाले संस्थानों की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। छात्र भी शुरू में आता है, उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। घर वाले रोजाना शाम को पूछते हैं कि बेटा कैसा क्लास चल रहा है, वो कहता है बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो स्टार्टिंग के कुछ ऐसे क्लासों में पढ़ा हुआ है कि जो अच्छे लगने के लिए तैयार किए गए हैं। वो रोजाना कहता है, महीनों कहता है कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और जब देर में उसे बुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर घर वालों से वो ये भी नहीं कह पाता है कि पापा अब स्थिति खराब है, मम्मी अब स्थिति खराब है। छात्र मन में कुंठा पालने लगता है। ध्यान रखिएगा, यदि वो छात्र ऐसा होता कि बिना किसी गाइडेंस के खुद IAS PCS बन जाता तो संस्थान का कभी चयन नहीं करता। चयन किया है इसका मतलब वो बहुत ही पिछड़े क्षेत्रों से आया है, उसके लिए एक अच्छा मार्गदर्शक चाहिए, वो पार कर सकता है, वो सफलता पा सकता है, क्योंकि वो अंतिम रूप से यहां मेहनत करने आया है। लेकिन ऐसे आडंबरवादी, ऐसे पूर्व प्रायोजित संस्थान आपका ही धन लेकर आडंबर को पैदा कर नए छात्रों को ट्रैप करते हैं, अपना टर्नओवर बढ़ाते हैं, आपको भूल जाते हैं, क्योंकि आप तो उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 2-3 महीने में पैसा दे चुके होते हैं। अब आपकी स्थिति ये होती है कि ना आप घर पे कुछ कह पाते हैं, बल्कि सोचते हैं कि चलो अब आ गए हैं, पैसा पहुंच चुका है तो पढ़ते रहें। आपके मन में तमाम तरह की विकृतियां तमाम तरह की ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं, आप किसी से कह नहीं पाते, आपको कोई मिल नहीं रहा है, तमाम तरह से इधर उधर से टीचरों को इकट्ठा किया जाता है। टीचर अपना 20 दिन में काम करके चला गया, सब्जेक्ट पढ़ाया उसने, वो आया अपना 20, 25, 30 दिन को। स्टार्टिंग में उसने अपना आराम से 10-5 दिन अच्छा सा क्लास लिया, हेलो हाउ आर यू किया, बहुत बेहतर स्थितियाँ, घड़ी, कपड़ा और ये वो, बिल्कुल कि अभी बिल्कुल फ्लाइट से यहीं उतरे हैं। उनका तो बस नहीं चलता है ना, सीधे कहे बाहर हेलीपैड हमने अभी बनवाया है। क्यों? क्योंकि वो सब प्रायोजित है। आपके सामने ऐसा सिद्ध किया जाता है कि हम इस ग्रह के नहीं हैं, हम तो अभी अभी दैवत्व का गुण लेकर सीधे आभा मंडल लेकर पैदा हुए हैं। ध्यान रखिएगा, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहिएगा। उनके लिए मैं चंद लाइन कहना चाहता हूं कि मंजिल तो मिल ही जाएंगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएंगी, भटक कर ही सही। गुमराह वह हैं जो घर से ही नहीं निकले। अर्थात छात्रों, इतना भी गुमराह मत हो जाना घर से निकलने पर कि मंजिल ही ना मिले। थोड़ा गुमराह हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अंततया मंजिल प्राप्त हो। सपनों को ऊंचा रखिए, उड़ाने खुद ही बन जाएंगी, ऐसा अब्दुल कलाम साहब कहते हैं। छात्रों, आडंबर में मत आइए, आडंबर में मत आइए। ज्ञान आडंबर से नहीं बल्कि आपकी मेहनत से मिलता है। सफलता आडंबर से नहीं बल्कि आपकी मेहनत से मिलती है। अगर आडंबर और भौतिक संसाधनों से ही ज्ञान मिलता तो क्या महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी या अन्य ऋषि मुनियों को ज्ञान मिलता? क्या अब्दुल कलाम साहब के पास संसाधन बहुत थे? क्या वर्तमान में सीवान साहब के साथ संसाधन बहुत हैं? नहीं। ज्ञान, सफलता आपकी मेहनत से मिलती है, आडंबर से नहीं मिलती है। आडंबरवादी आदमी जो आडंबर को पैदा करते हैं, ऐसे संस्थान, उनका फोकस आपकी कमियों को ढूंढने में थोड़ी नहीं रहता है।
उनका फोकस अगले प्रायोजन के बारे में रहता है कि वो कितना अच्छा अगला प्रायोजन करें कि जिससे अगले बैच में लोग और अट्रैक्ट हों। अगर वो आडंबर से ध्यान हटाएं तब आप पर ध्यान दें, लेकिन उनका ध्यान आप पर नहीं होता है। वो तो मानते हैं कि आप चयनित होंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं चयनित होंगे तो हम तो कहीं ना कहीं से किसी प्रकार से इन प्रकार तमाम तरह के संसाधन अपना कर ले ही आएंगे। तो सतर्क रहिए। शिक्षक वो चयनित कीजिए जो अपने बारे में कम बात करके आपकी कमियों को ढूंढे, उन कमियों को दूर करे, आपके साथ कार्य करे। वो मात्र आचार्य ही ना हो बल्कि गुरु बने। इस आचार्य और गुरु में क्या परिवर्तन, मतलब क्या अंतर है? आचार्य वो होता है जो मात्र एक सब्जेक्ट का ज्ञान दे। गुरु वो होता है जो ज्ञान के साथ साथ आपके समग्र आयामों के विकास पर जोर दे। सिविल सेवा में गुरु की आवश्यकता होती है, आचार्य की आवश्यकता नहीं होती है। सिविल सेवा विभिन्न सब्जेक्टों के आपसी अंतर संबंध के बाद तैयार होती है। छात्रों, मेरी बात को अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित विभिन्न संस्थान जो कि दिल्ली से इलाहाबाद एवं क्षेत्रीय संस्थान जो कि विभिन्न छोटे छोटे शहरों में फैले हैं, उनके कान तक ये आवाज जाए। छात्रों, चयन आपकी मेहनत से होता है। अगर संस्थान आपको चयनित करा पाता तो एक संस्थान में 4 ही क्यों हुए, 40 नहीं होते, 10 क्यों हुए, और वो संस्थान के नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न 1 पूछिएगा कि आपके यहाँ जो आज चयनित हुए हैं या पहले चयनित हुए हैं वो किस कक्षा में पढ़ते थे। उन कक्षाओं के छात्रों से बात कीजिए कि किस नाम की ऐसी पर्सनालिटी कोई पढ़ती थी। मैं यहाँ पर कभी कभी बहुत द्रवित होता हूँ, मुझसे बहुत सारे छात्र परेशान होते हैं, तमाम तरह की समस्याओं को शेयर करते हैं। उन समस्याओं से मैं भी मन दुखी होता है, और दुखी होता है तो लगता है कि जो नवोदित छात्र हैं शायद उनका कैरियर बचा रहे, उनकी ऊर्जा किसी सही दिशा में लगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा। छात्रों, एक बार सोचिएगा ज़रूर, आडंबरवादी, भौतिकतावादी, अपने औरा को दिखाने वाले लोगों से बच के रहिएगा। मैं यहाँ पर 1 मिनट और लूँगा, आपको इतिहास की एक कहानी सुनाता हूँ। मैं इतिहास की कहानी सुनाता हूँ तभी धन्यवाद कहूँगा। आप सभी लोगों ने बलबन सल्तनत काल में बलबन सुल्तान को जानते ही होंगे, नाम सुना हो। उसके बारे में जिन्हें नहीं सुना हो उनको थोड़ा सा मैं ज़्यादा बताता हूँ। बलबन इल्तुतमिश की चहलगानी का एक सदस्य था। चहलगानी क्या थी? चहलगानी थी इल्तुतमिश ने 40 प्रमुख सरदार मतलब उस समय जो प्रमुख ऐसे लोग थे जो जिनका रोल अच्छा था, उन सरदारों को मिलाकर एक संगठन बनाया, 40 प्रमुख सरदारों को, और उसे कहा जाता है चहलगानी। इल्तुतमिश ने बनाया, और उस चहलगानी का सदस्य बहुत हल्के लेवल से बलबन पहले सरदार बना और उस चहलगानी में आया। और बलबन बहुत सामान्य किस्म का था, सरदार तो वो अपनी योग्यता के बल पर बन पाया, उस चहलगानी में पहुंचा। लेकिन जब सल्तनत कमज़ोर हुई, इल्तुतमिश के बाद सुल्तान कमज़ोर हुए, तो अंततः बलबन शासक बन गया, सुल्तान बन गया। अब सुल्तान जब बलबन बना तो बलबन के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके और जो 39 लोग थे उसके साथ काम करने वाले, वो सब जानते थे कि बलबन बहुत सामान्य किस्म का है, ये हमारी तरह तो है। तो बलबन ने तुरंत एक युक्ति सोची।
कि इन सब से मैं अपने आप को बहुत ऊपर कर लूं, ताकि लोग कल को ये ना समझे मैं कोई सामान्य व्यक्ति हूं। बलबन ने कहा, उस समय उसने खोजा कि मैं किस खानदान का हूं, तो उसने एक मध्य एशिया में खानदान तलाशा, शाह अफराशियाब का, जो इस्लाम के जगत में बड़ा मतलब जिसका सम्मान था। बलबन कहता है कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो शाह अफराशियाब के खानदान का हूं। वो तो बुरा वक्त आ गया था जो मुझे छोटे मोटे कार्य करने पड़े और चहलगानी में जाना पड़ा। और उसने सभी को दबाने के लिए कहा कि मैं निकृष्ट को देखता हूं तो मेरा तलवार की मुठ पर हाथ चला जाता है। लगता है निकृष्ट मतलब छोटे खानदान का, कमजोर, और लगता है सर काट दूं, सर कलम कर दूं। रक्त और लहू की नीति अपनाता है। कहता है मैं अफरासियाब का खानदान का हूं ना, तो सब लोग सिजदा, झुको, पायबोस, चूमो, झुककर पैरों को चुम्बाता था, जिससे कि लोग समझने लगे, धीरे धीरे उसके सामने नतमस्तक हो जाएं। छात्रों, ऐसे तथाकथित बलबनों से बचिए। हैं कुछ नहीं बट अफरासियाब। धन्यवाद मैं यहाँ से कहूँगा, आप इसलिए जुड़े रहे हैं। आप इसको शेयर कीजिए। आपके एक शेयर करने से हो सकता है कि बहुत सारे छात्रों के लिए एक अच्छे गाइड, अच्छे संस्थान का चयन कर पाएँ, उन संस्थानों से पूछ पाएँ, अपनी आवाज़ को उठा पाएँ। आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, आपका भविष्य जुड़ा हुआ है, तो संस्थान से प्रश्न करना आपका ये अधिकार बनता है। आपका पैसा किसी के लिए धन या टर्नओवर हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो एक सपना पूरा कराता है, आपके परिवार का नाम रोशन कराता है, आपकी ऊर्जा का सही प्रयोग कराता है। तो छात्रों, कुछ फीस ही मत सोचो से, वो फीस नहीं है, बल्कि आपकी ऊर्जा का पीक यूज है, सर्वोच्च प्रयोग है। वो प्रयोग आपका गलत ना हो जाए। धन्यवाद।